बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में। देखते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम, यहाँ पर रिएक्शन देखा जाए, रिएक्शन पहले रिएक्शन। तो रिएक्शन में क्या होता है कि जो रिएक्टेंट होते हैं वो एक रिएक्टेंट दूसरे में कन्वर्ट होते हैं। तो यहाँ पर वन आर मोर देन वन रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू अदर्स। यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर जैसे PCl5 है तो जो कन्वर्ट होता है उसको रिएक्टेंट कहते हैं और जिसमें कन्वर्ट होता है उसको प्रोडक्ट कहते हैं। ये प्रोडक्ट। अब कई बार रिएक्टेंट केवल प्रोडक्ट में बदलता है और कई बार प्रोडक्ट रिएक्टेंट में बदल जाता है। मतलब रिएक्टेंट पहले प्रोडक्ट बदलेगा और प्रोडक्ट फिर रिएक्टेंट में बदल जाएगा। तो अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल रहा है, प्रोडक्ट में, और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में नहीं बदल रहा है तो इसको इररिवर्सिबल रिएक्शन कहेंगे। और अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदला और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में बदल गया तो इसको कहेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन। तो एक एक रिएक्शन देखा जाए, यहाँ पर ध्यान दें, रिवर्सिबल इररिवर्सिबल रिएक्शन। इररिवर्सिबल रिएक्शन। तो यहाँ पर प्रोडक्ट डज नॉट रिकन्वर्ट इनटू रिएक्टेंट। अगर आपसे कहा जाए क्या है तो आप कहेंगे जिसमें प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट ना हो। डज नॉट रिकन्वर्ट इनटू रिएक्टेंट। तो जिसमें जो प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट ना हो। यहाँ पर अभी मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तो कन्वर्ट होगा लेकिन प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होगा। तो ये एक ही डायरेक्शन में होगा, मतलब यूनी डायरेक्शनल होता है। अगर कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो ये यूनी डायरेक्शनल होगा। यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक, तो ये यूनी डायरेक्शनल है। और जो एक ही डायरेक्शन में होता है वो हमेशा कंप्लीट होता है। ऐसा प्रोसेस हमेशा कंप्लीट होता है, ऑलवेज कंप्लीट। जैसे आप क्लास में बैठे और क्लास में आपके दो गेट है या एक ही गेट है, आपसे कहा जाए कि आप मतलब पढ़ने बैठे हो और आपसे कहा जाए कि आप एक एक करके गेट से निकलें और निकल जाएं, तो आप गेट से निकलना शुरू किए और लौट के नहीं आ रहे हैं। तो इसका मतलब एक समय ऐसा आएगा कि जब सारे बच्चे गेट से बाहर होंगे, मतलब क्लास के बाहर होंगे, तो इसका मतलब क्लास से निकलने वाली जो प्रक्रिया थी वो कंप्लीट हो गई। तो यूनी डायरेक्शनल प्रोसेस है, चूंकि आप उठे और बाहर चले गए फिर लौट के नहीं आए, इसका मतलब बाहर जाने वाली प्रक्रिया एक समय ऐसा आएगा जब सारे बच्चे बाहर जा चुके होंगे और ये प्रक्रिया हमेशा कंप्लीट होगी।
तो ये हमेशा कंप्लीट होती है। यहाँ पर जनरली, इन जनरल, such process is carried out in open system। सामान्य तौर पे ऐसे प्रोसेस ओपन सिस्टम में प्रोसीड करते हैं। एंड either few part of product leave the system are precipitated out। यहाँ पर या तो प्रोडक्ट का कुछ पार्ट सिस्टम से बाहर चला जाएगा या प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव होगा, i.e. लेस देन 0, i.e. लेस देन 0। तो ये हो जाएगा। इन जनरल एक्जोथर्मिक भी होगा, डेल्टा एच नेगेटिव होगा। जहाँ पर डेल्टा एच नेगेटिव है, ऐसे प्रोसेस को हम लोग एक्जोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। यहाँ पर ध्यान दें, एग्जाम्पल की बात करें, पहला न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस। मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जिसमें एसिड और बेस दोनों स्ट्रांग हों, उसको आप इररिवर्सिबल रिएक्शन कहेंगे। ये दूसरा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, यहाँ पर ध्यान दें, BaCl2 H2SO4, यहाँ पर BaSO4 + 2HCl। एरो नीचे लगी है मतलब प्रेसिपिटेट है। AgNO3 + HCl, AgCl का प्रेसिपिटेट प्लस HNO3। प्लस HNO3 हो जाएगा। थर्ड हो जाएगा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन
यहाँ पर ध्यान दें, PbNO3 होल ट्वाइस, यहाँ पर हीट करेंगे, यहाँ पर 2 PbO, ये सॉलिड है, ये गैस निकल जाएगा। अमोनियम नाइट्रेट जाए या नाइट्राइट ले लें, यहाँ पर N2 गैस प्लस 2H2O, ये हो जाएगा थर्मल डिकम्पोजिशन। और रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, ये सब इरिवर्सिबल रिएक्शन के एग्जांपल हैं। अब हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शन पढ़ेंगे। रिवर्सिबल रिएक्शन, यहाँ पर देखा जाए रिवर्सिबल रिएक्शन, यहाँ पर प्रोडक्ट फर्दर रिकन्वर्ट इनटू रिएक्टेंट, मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलेगा और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में बदलेगा। ये प्रोसेस दोनों डायरेक्शन में चलेगा। कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो यहाँ पर लिखेंगे बाई डायरेक्शनल, दोनों डायरेक्शन में चलेगा। आप क्लास में बैठे हैं और आपके क्लास में 2 गेट है, आपसे कहा जा रहा है कि एक गेट से निकलें और दूसरे गेट से आके बैठ जाएं, तो ये प्रक्रिया चलती रहेगी और कभी भी खत्म नहीं होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे नेवर कंप्लीट, ये कभी भी कंप्लीट होने वाली प्रक्रिया नहीं है। यहाँ पर जो रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये कैन बी इनिशिएटेड फ्रॉम आइदर द डायरेक्शन, कैन बी इनिशिएटेड फ्रॉम आइदर द डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में से किसी भी डायरेक्शन से शुरू किए जा सकते हैं। जैसे आप एक कंटेनर में H2 प्लस I2 लिया और आप इसको गर्म करेंगे, ये HI में बदलेगा। तो जब HI में ये बदला तो फिर धीरे धीरे HI टूटने लगेगा, H2 और I2 बनने लगेगा। ये कंटेनर आपने ऐसे रखा हुआ है। दूसरा कंटेनर लिया है जिसमें आपने HI रखा है, HI को आप गर्म करेंगे तो टूट जाएगा, ये HI टूटेगा तो H2 बनाएगा और I2 बनाएगा, H2 बनाएगा और I2 बनाएगा, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दें, आपने एक कंटेनर लिया है जिसमें आपने H2I2 लेकर रिएक्शन को शुरू किया था, दूसरा कंटेनर लिया है जिसमें आपने पहले HI रखा था। अब आपने दोनों को गर्म किया तो आप देखेंगे कि कुछ देर के बाद उसमें H2 दिखेगा, I2 दिखेगा और HI भी दिखेगा। उसी तरह से जो दूसरा कंटेनर था उसमें आपने HI को लेकर प्रोसेस शुरू किया था, आप थोड़ी देर बाद देखेंगे H2 दिखेगा, I2 दिखेगा और HI भी दिखेगा। और मज़ेदार बात यह है कि ये दोनों कंटेनर में ये रेशियो सेम होगा, मतलब जितना H2 पहले में होगा उतना ही दूसरे में होगा, जितना I2 पहले में होगा उतना ही दूसरे में होगा।
HI भी जितना पहले में होगा उतना दूसरे में होगा। तो आप ये बता नहीं सकते कि रिएक्शन कहाँ से शुरू किया गया था, H2 और I2 को लेकर शुरू किया गया था या HI लेकर शुरू किया गया था, इस चीज़ को आप बता नहीं सकते। तो यहीं पर लिखा गया कैन बी इनिशिएटेड फ्रॉम आइदर द डायरेक्शन, मतलब यहाँ से आप शुरू कर सकते हो या आप यहाँ से शुरू कर सकते हो, या आप ऐसे जो आपको कमरे में बैठने वाला एग्जाम्पल दिया गया, मान लो आपसे कहा गया कि आप आगे वाले गेट से निकलें और पीछे वाले गेट से आके बैठ जाएं, आप आके बैठ गए। या फिर कहा जाए आप पीछे वाले गेट से निकलें, आगे वाले गेट से आके बैठ जाएं, फिर भी आप बैठ गए। तो आप ही रहेंगे, ऐसा नहीं है कि आगे वाले गेट से निकलेंगे तो आप रहेंगे, पीछे वाले गेट से निकलेंगे तो बदल जाएंगे, नहीं, आप ही रहेंगे। तो ये बाई डायरेक्शन होता है, कभी कंप्लीट नहीं होता। और इनिशिएट मतलब सर किसी भी डायरेक्शन से शुरू किया जा सकता है। चौथा पॉइंट, अगर यहाँ पर हम लोग अगला पॉइंट देखें तो यहाँ पर इन जनरल कैरीड आउट इन क्लोज सिस्टम, सामान्य तौर पर ये क्लोज सिस्टम में पूरा होता है। इक्विलिब्रियम इज ऑब्टेन्ड, यहाँ पर इक्विलिब्रियम प्राप्त होगी, इज ऑब्टेन्ड, यहाँ पर आपको इक्विलिब्रियम मिलेगी। और फॉर सच रिएक्शन डेल्टा जी इज 0, सच रिएक्शन यहाँ पर डेल्टा जी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर ओपन क्लोज सिस्टम में पूरा होगा सामान्य तौर पे, यहाँ पर इक्विलिब्रियम प्राप्त होगी, मतलब ऐसे ही रिएक्शन में इक्विलिब्रियम मिलती है, और ऐसे रिएक्शन के लिए डेल्टा जी 0 होता है। इक्वेशन इन लाइम किल्न, लाइम किल्न लेकिन अभी इसको आप रहने दें, क्वेश्चन को भी रहने दें, पहले एग्जाम्पल लिख लें। यहाँ पर एग्जाम्पल पहले लिख लें। यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड विद बेस, when at least one of them is weak. Neutralization of acid with base when at least one of them is weak. When at least one of them is weak. दूसरा थर्मल डिसोसिएशन, यहाँ पर 2NH3 इक्वल टू N2 प्लस 3H2 2HI H2 प्लस I2 PCl5 PCl3 प्लस Cl2
2N2O5 4NO2 प्लस O2, ये सब। यहाँ पर डिसोसिएशन है तो यहाँ पर डेल्टा H पॉजिटिव होगा। यहाँ पर नोट करके, इन जनरल डिसोसिएशन रिएक्शन आर एंडोथर्मिक। सामान्य तौर पर जो डिसोसिएशन रिएक्शन होते हैं एंडोथर्मिक होते हैं, एक्सेप्ट यहाँ पर 2NO इक्वल टू N2 प्लस O2। यहाँ पर डेल्टा H एक्सोथर्मिक होगा। चलो तीसरा एग्जांपल आप लिखेंगे, एसोसिएशन और सिंथेसिस रिएक्शन। तो इसी का उल्टा कर दिया जाए, यहाँ पर N2 प्लस 3H2 इक्वल टू 2NH3, H2 प्लस I2 इक्वल टू 2HI, PCl3 प्लस Cl2 2PCl5, 2NO प्लस O2, 2NO2, 2SO2 प्लस O2, 2SO3। इन सब में डेल्टा H नेगेटिव होगा। इन जनरल नोट करके, सिंथेसिस रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक, बट या एक्सेप्ट, यहाँ पर हो जाएगा N2 प्लस O2 इक्वल टू 2NO, ये एंडोथर्मिक होगा। रीजन, यहाँ पर नाइट्रोजन की बॉन्ड एनर्जी बहुत ज़्यादा है और ऑक्सीजन की भी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है। तो यहाँ पर अब ये जब ये बॉन्ड टूटेगा और ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटेगा, तब N और O आपस में जुड़ेंगे। तो जब N और O आपस में जुड़ेंगे तो यहाँ पर एनर्जी निकलेगी, जरूर निकलेगी, लेकिन जितनी एनर्जी आपने बॉन्ड को तोड़ने के लिए दिया था उतनी एनर्जी नहीं निकलेगी, एनर्जी कम निकलेगी। तो मतलब आपने दिया था ज़्यादा एनर्जी और आपको मिलेगी कम एनर्जी। तो इसलिए जो प्रोसेस है ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो इस चीज़ को भी आप लोग जानते रहो। तो इन जनरल जो सिंथेसिस रिएक्शन है वो तो एक्सोथर्मिक होता है, लेकिन ये एक रिएक्शन है जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन है, ये सिंथेसिस रिएक्शन दिखा रहा है, लेकिन ये एंडोथर्मिक है और कारण क्या है एंडोथर्मिक होने का बता दिया गया। तो ये यहाँ पर आपको 3 रिएक्शन बताए गए कि कौन कौन से रिएक्शन एग्जाम्पल में आएंगे। तो आपको बता दिया गया यहाँ पर ये न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड विद बेस, जिसमें से दोनों में से कोई न कोई एक स्ट्रांग होना, वीक होना चाहिए, थर्मल डिसोसिएशन और थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये आपको रिवर्सिबल रिएक्शन के एग्जाम्पल बता दिए गए हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन, when lime kiln
वह नहीं बल्कि इन। डिसोसिएशन ऑफ CaCO3 इज इरिवर्सिबल। हुआ है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा, बुक में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना हुआ है, तो जो करेक्ट आंसर है, अब जब CaCO3 डिकम्पोज करेगा लाइम किल्न में, मतलब ईंट के भट्ठे में, तो जो ईंट का भट्ठा है वो कहीं बंद कमरे में तो लगेगा नहीं, वो कहाँ पर लगेगा, कहीं खुले जगह पे लगेगा। तो ये जो CO2 गैस बन रही है, ये CO2 गैस सिस्टम को छोड़कर बाहर चली जाएगी, और जब ये बाहर चली जाएगी तो फिर ये CaO से रिएक्ट करने के लिए मिलेगी नहीं। तो जब CaO से रिएक्ट करने के लिए नहीं मिलेगी तो ये फिर से CaCO3 में नहीं बदल पाएगा, इसलिए ये रिएक्शन क्या है, इरिवर्सिबल होगा। चलो भैया, अब हम लोग आगे ही डालेंगे इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम तो अगर आपसे कहा है कि इक्विलिब्रियम क्या है, तो आप कहेंगे स्टेट ऑफ रिएक्शन at which rate of forward reaction become rate of backward reaction। ये फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बैकवर्ड रिएक्शन के रेट के बराबर हो जाता है। एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट become constant। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिकम कांस्टेंट, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दें, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिकम कांस्टेंट। कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक, तो इट इज डायनामिक। डायनामिक जो इक्विलिब्रियम होती है ये डायनामिक होती है, मतलब इक्विलिब्रियम प्राप्त होने जाने पर ऐसा लगता है कि रिएक्शन रुक गई है, लेकिन वास्तव में रुकती नहीं है, बल्कि ये दोनों दिशाओं में सेम रेट से प्रोसीड करती है। तो इट इज अ डायनामिक। ठीक है, आपसे पूछा जाता है कि इक्विलिब्रियम इज डायनामिक, स्टैटिक, बोथ, नन, तो आप बताएंगे डायनामिक। डायनामिक का मतलब होगा कि इक्विलिब्रियम पर ऐसा लगेगा कि रिएक्शन रुक गई है, लेकिन वास्तव में रुकती नहीं, बल्कि दोनों दिशाओं में सेम रेट से प्रोसीड करती है। यहाँ पर अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल फैक्टर like temperature, pressure and concentration। यहाँ पर but not, sorry, does not affected by catalyst, या catalyst ऐसे लिखा जाए, does not affected by catalyst। कैटलिस्ट जो इसकी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा। पूछा जाए क्यों, तो आप कहेंगे एज कैटलिस्ट चेंज
rate of both forward and backward reaction up to same extent, सेम एक्सटेंट को अंडरलाइन कर लेंगे। ठीक है, ये जो कैटलिस्ट है ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन के रेट को सेम एक्सटेंट तक चेंज करता है, ये हो जाएगा। बट presence of catalyst hasten or fasten attainment of equilibrium। मतलब कैटलिस्ट की प्रेजेंस में इक्विलिब्रियम जल्दी मिल जाएगी, इक्विलिब्रियम बदलेगी नहीं बल्कि इक्विलिब्रियम जल्दी मिल जाएगी। जैसे यहाँ पर आप H2 ले लें और O2 ले लें, आप एक कंटेनर में रख दें, ये 2 से 3 वर्ष में जल के मॉलिक्यूल बनाएगा और 2 से 3 वर्ष में टूट के H2O2 में आएगा। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम अटेंड होने में 5 से 6 वर्ष लग जाएगा। और अगर यहीं पर प्लेटिनम रख देते हैं प्लेटिनम की प्रेजेंस में, तो ये रिएक्शन इतनी तेज होगी कि ये विस्फोट हो जाएगा, मतलब विस्फोट के साथ होगी। तो अब यहाँ पर जब प्लेटिनम नहीं था तो 2 से 3 वर्ष में वाटर बन रहा था और 2 से 3 वर्ष में वाटर टूट कर H2 बना रहा था और O2 बना रहा था। 5 से 6 वर्ष में इक्विलिब्रियम मिल रही थी। लेकिन जब आपने यहाँ पर क्या किया, वाटर प्लेटिनम ले लिया, तब ये रिएक्शन इतनी तेज हुई कि विस्फोट के साथ हुई, बहुत तेज हुई। अब ऐसा नहीं है कि जब यहाँ पर प्लेटिनम नहीं था तो रिएक्शन वाटर के 2 मॉलिक्यूल बन रहे थे और जब आपने प्लेटिनम ले लिया तो वाटर के 4 मॉलिक्यूल बनने लगे। ऐसा नहीं है, वाटर के जितने मॉलिक्यूल पहले बन रहे थे अभी भी उतने ही मॉलिक्यूल बनेंगे, इनके मॉलिक्यूल की संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब ये पोजीशन नहीं बदल रही है। तो इक्विलिब्रियम कैटलिस्ट के द्वारा अफेक्टेड नहीं है लेकिन जल्दी प्राप्त हो जा रहा है। यहाँ पर डेल्टा जी इज 0। अब डेल्टा जी क्यों 0 होगा, चूंकि ये आपको रिवर्सिबल रिएक्शन में मिलता है, वहां पर डेल्टा जी 0 होता है। एग्जिस्ट इन रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन में पाया जाता है और कैन बी ऑब्टेन्ड from either the direction, from either the direction। तो किसी भी दिशा से प्राप्त किया जा सकता है, जैसा आपको पीछे समझाया गया कि यहाँ पर आप H2 ले लें, I2 ले लें, यहाँ पर ये 2HI बनेगा एक कंटेनर में और दूसरे कंटेनर में आपने 2HI ले लिया, यहाँ पर ये H2 और I2 में टूटेगा, फिर H2I2 टूट के मतलब जुड़ के HI बनाएगा। तो आपने पहले कंटेनर में H2 और I2 लिया था और दूसरे में HI लिया, जब आप दोनों कंटेनर ओपन करेंगे तो H2 I2 और HI उतनी ही मात्रा में मिलेंगे। तो ये हो गया इक्विलिब्रियम के बारे में आपको बता दिया गया। ये चीज़ भैया आप जानते रहेंगे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर शायद 3 होगा। एट इक्विलिब्रियम
of a reaction A is to B, यहाँ पर 50% A converts into B, 20% A converts into B. Concentration of A become equal to B. Concentration of A and V become constant. Concentration of A and V become constant. तो A और B का कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर ध्यान दें, आपका अगर आपसे ऑप्शन पूछा जाए तो क्या होगा, तो आप इक्विलिब्रियम में लिखाया गया था कि इक्विलिब्रियम में दो चीज़ें आपको बताया गया था, एक तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन। अभी यहाँ पर रिएक्टेंट ए है और प्रोडक्ट भी है, तो दोनों का कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा। एक पॉइंट लिखा गया था और लिखा गया था आर एफ बिकम इक्वल टू आर बी, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट बैकवर्ड डायरेक्शन के रेट के बराबर होता है। तो ये चीज़ आपको बताया गया था। यहाँ पर अब हम लोग पढ़ेंगे ली चैटलियर प्रिंसिपल। ली चैटलियर प्रिंसिपल पल यहाँ पर इसको एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे मान लो आपका नीट एग्जाम है, आप एग्जाम दिए और आप सेलेक्ट हो गए। जिस व्हीकल से आप सेलेक्ट हो गए हैं तो आप निश्चित रूप से किसी एमबीबीएस कॉलेज में एडमिशन लेंगे या मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेंगे। अब आप मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेंगे और वहाँ पर एडमिशन लेने जा रहे हैं, लेकिन जा रहे हैं और जिस व्हीकल से जा रहे हैं संजोग से वो व्हीकल खराब हो गई, तो अब आप क्या करेंगे, लौट आएंगे या जाएंगे? तो आपका आंसर निश्चित रूप से होगा कि आप जाएंगे, लौट नहीं आएंगे। कैसे जाएंगे? दूसरी व्हीकल करेंगे। दूसरी व्हीकल खराब हो गई, तीसरी व्हीकल करेंगे, मतलब जाएंगे जरूर, आप लौटेंगे नहीं। और अगर ध्यान दिया जाए तो यही ली चैटलियर प्रिंसिपल है। मतलब यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसमें अगर हम लोग लिखें तो इफ ए रिएक्शन is at equilibrium and subjected to change of temperature, pressure or concentration, then concentration, then reaction will not stop. But adjust itself in such a way so that change condition
इज नलिफाइड। मतलब अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है तो उसके टेम्परेचर, प्रेशर या कंसंट्रेशन में चेंज करने पर रिएक्शन रुकती नहीं है, बल्कि अपने को इस तरह से एडजस्ट करती है कि चेंज कंडीशन का उसके ऊपर कोई फर्क ना पड़े। तो यहाँ पर ध्यान दें बेटा, ये चीज हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर दो चीजें एक साथ देखेंगे, फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम या एप्लीकेशन ऑफ ली चैटलियर प्रिंसिपल। और दूसरा फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम। यहाँ पर दो हेडिंग हम लोग एक साथ देख रहे हैं। पहला टेम्परेचर, यहाँ पर देखें टेम्परेचर का क्या रोल होगा। यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं टेम्परेचर। अब ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर रिएक्शन यहाँ पर एक्जोथर्मिक हो सकता है, मतलब डेल्टा एच नेगेटिव हो सकता है, और एंडोथर्मिक हो सकता है, जिसके लिए डेल्टा एच आप लोग पॉजिटिव लिखेंगे। तो जो डेल्टा एच नेगेटिव रखता है मतलब उसको आप हीट पसंद नहीं है और आप हीट दिए जा रहे हो, मतलब आप इसके अगेंस्ट में काम कर रहे हो। तो आप इसके अगेंस्ट में कर रहे हो तो इसका मतलब रिएक्शन आपके अगेंस्ट काम करना चाहेगी। आप इसको अगर आगे ले जाना चाहोगे तो रिएक्शन पीछे जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट, सॉरी फॉरवर्ड रिएक्शन है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट in forward direction। while on increasing temperature of exothermic reaction, equilibrium will shift in backward direction। तो अगर आप फॉरवर्ड डायरेक्शन का एंडोथर्मिक का रेट बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दें, जैसे N2 3H2 यहाँ पर 2NH3, ये ध्यान दो ये सिंथेसिस रिएक्शन है। यहाँ पर डेल्टा एच माइनस एक्स किलो कैलोरी लिखा गया है। अब ये एक्जोथर्मिक है, ये रिएक्शन कैसा है आप ध्यान दें, यहाँ पर आप एक्जोथर्मिक है चूंकि डेल्टा एच माइनस है, एक्जोथर्मिक है। आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन।
तो एक्जोथर्मिक रिएक्शन है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अब बैकवर्ड डायरेक्शन जाएगा मतलब ये अमोनिया का फॉर्मेशन कम होगा। अगर आप यहाँ पर अमोनिया बनाना चाह रहे हैं और ये एक्जोथर्मिक रिएक्शन आप देख रहे हो, तो इसका मतलब यहाँ पर टेम्परेचर आपको लो रखना पड़ेगा, आप टेम्परेचर हाई नहीं रख सकते। तो ये चीज़ आप जान लें। अच्छा, एक चीज़ आपको यहाँ पर और बता दें, यहाँ पर ये N2 3H2 और यहाँ पर 2NH3 लिखा गया है। अगर ये यहाँ पर डेल्टा एक्स मतलब सॉरी डेल्टा एच नहीं लिखा गया है, तो एनर्जी सीधे अगर लिखी गई है तो ये यहाँ पर प्लस होगा, तब भी ये एक्जोथर्मिक होगा, ध्यान रखिएगा। ये अगर वैल्यू यहाँ पर सीधे प्लस में लिख दी गई है तो एक्जोथर्मिक है, यहाँ पर डेल्टा एच के साथ नहीं डायरेक्टली लिख दी गई है तो ये एक्जोथर्मिक है, और डेल्टा एच के साथ लिखी गई है तो माइनस होने पर एक्जोथर्मिक होगा। अब यहाँ पर ध्यान दें भैया, यहाँ पर एक दूसरा रिएक्शन देखें, यहाँ पर 2SO2 है, SO3 है, यहाँ पर 2SO2 है। मान लो यहाँ पर इसके डिसोसिएशन से आपको गैस प्राप्त करनी है, डेल्टा एच यहाँ पर प्लस वाई किलो कैलोरी है। अब यहाँ पर ध्यान दो, ये प्लस है मतलब यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम किधर जाएगी भैया? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि ये एंडोथर्मिक है और फॉरवर्ड डायरेक्शन जाएगी तो यहाँ पर ऑक्सीजन अगर आपको बनाना चाह रहे थे तो ऑक्सीजन ज़्यादा बनेगा। दूसरा इफेक्ट हो जाएगा प्रेशर। यहाँ पर प्रेशर जो होता है बॉयल्स लॉ से, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम घटेगा, और जिधर वॉल्यूम घटेगा इसका मतलब उधर प्रेशर का इफेक्ट न्यूट्रलाइज होगा। आई ई यहाँ पर लिख रहे हैं एज, तो आई ई ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट, ये विल है, इन डायरेक्शन वेयर वॉल्यूम डिक्रीजेस। ध्यान दें, अब जैसे वॉल्यूम कैसे पता करोगे, ये मोल पर डिपेंड करता है, ये ध्यान दो। यहाँ पर ये अच्छा गैसियस मोल लेते हैं, चूंकि सॉलिड का कोई वॉल्यूम कंसीडर नहीं करते, इग्नोर कर देते हैं। अब यहाँ पर 3 और 1 4 मोल है, यहाँ पर 2 मोल है, 2 मोल, तो मोल कम है वॉल्यूम कम है, मोल कम है वॉल्यूम कम है, मतलब वॉल्यूम घट रहा है, अमोनिया प्रोडक्ट का वॉल्यूम कम है। तो अगर यहाँ पर प्रेशर बढ़ाया जाए, अच्छा एक और चीज़, यहाँ पर मोल घट रहा है मतलब वॉल्यूम घट रहा है, मोल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो रिएक्शन उधर जाएगा जिधर वॉल्यूम घटेगा या जिधर मोल घटेगा, तो ये चीज़ जाएगा। अब यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज किया जाए, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर इक्विलिब्रियम, ये किधर? फॉरवर्ड डायरेक्शन में, चूंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में वॉल्यूम घट रहा है, मतलब प्रेशर अगर बढ़ाया जाए तो अमोनिया ज़्यादा बनेगी। तो अगर अमोनिया आपको ज़्यादा बनाना है मतलब टेम्परेचर कम चाहिए, क्योंकि ये एक्जोथर्मिक था, यहाँ पर फिर से एक्जोथर्मिक लिख दे रहे हैं, तो यहाँ पर टेम्परेचर तो कम चाहिए लेकिन प्रेशर क्या चाहिए? ज़्यादा चाहिए। यहाँ पर ध्यान दें, नोट करके इफ डेल्टा n 0, नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, डेल्टा n greater than 0, backward direction, डेल्टा n less than 0, forward direction। ये ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर।
प्रेशर बढ़ाएंगे तो डेल्टा एन क्या है, एन पी जी माइनस एन आर जी, नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पर ध्यान दो भैया, N2 गैस प्लस O2 गैस 2NO गैस, यहाँ पर डेल्टा एन यहाँ पर 2 माइनस 2 बराबर 0, नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर। यहाँ पर ध्यान दें, 1 मोल ये 2 मोल प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट यहाँ पे हो गया, और एक 2 मोल रिएक्टेंट है तो ये हो गया। ये पहला एग्जाम्पल। दूसरा N2 गैस प्लस 3H2 गैस, यहाँ पर 2NH3 गैस, यहाँ पर डेल्टा H नेगेटिव होगा, खैर उसे कोई मतलब नहीं। यहाँ पर डेल्टा N की बात करें तो यहाँ पर 2 प्रोडक्ट हो गया और रिएक्टेंट हो गया 3 और 1 4, -4 तो -2 आ गया। तो यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज करने पर ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन जाएगी मतलब ज़्यादा अमोनिया बनेगी। और यहाँ पर 2SO2 3 कर दें, यहाँ पर 2SO2 गैस प्लस O2 गैस, यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर डेल्टा एन, यहाँ पर 3 माइनस 2 बराबर 1। ये देखो, ये 2 प्रोडक्ट और ये 1 प्रोडक्ट, 3 प्रोडक्ट हो गया और ये 2 रिएक्टेंट हो गया, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते हैं। तो डेल्टा एन की वैल्यू 0 से अधिक है तो यहाँ पर ये प्रेशर इंक्रीज करेंगे, इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। मतलब आप अगर चाह रहे हैं कि SO3 ज़्यादा डिसोसिएट हो तो SO3 का डिसोसिएशन घट जाएगा। अगर आप ये चाह रहे हैं कि SO3 ज़्यादा डिसोसिएट हो तो SO3 का डिसोसिएशन घट जाएगा। अब एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस तीसरा हो जाएगा। इनर्ट गैस, इफ inert gas is added, यहाँ पर and delta n 0, no effect, delta n greater than 0, forward, delta n less than 0, बैकवर्ड, ये हो जाएगा। चूंकि इनर्ट गैस मिलाने पर वॉल्यूम बढ़ेगा तो जिधर वॉल्यूम बढ़ेगा इक्विलिब्रियम उसी डायरेक्शन में शिफ्ट होगी। अब यहाँ पर ध्यान दें, 2 अभी थोड़ी देर पहले देखा गया था, ये 2NO, ये सब गैस मान के चलिएगा। यहाँ पर N2 प्लस 3H2, यहाँ पर ये 2NH3, ये गैस सभी हैं। यहाँ पर 2SO2 प्लस O2, सॉरी 2SO2 नहीं लिखेंगे, 2SO3 लिखेंगे, O3। यहाँ पर 2SO2 प्लस O2, यहाँ पर डेल्टा N 0 है, डेल्टा N 4 माइनस 2, सॉरी 2 माइनस 4 माइनस 2 है, डेल्टा N 3 माइनस 2 1 है। ये नो इफेक्ट, यहाँ इनर्ट गैस ऐड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। मतलब अगर आप अमोनिया ज़्यादा फार्म करना चाह रहे हैं तो इनर्ट गैस ना मिलाएं, और आप चाह रहे हैं कि SO3 का डिसोसिएशन ज़्यादा हो तो इनर्ट गैस मिला दें।
ये ऑन एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, ऑन एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, ये तो इनर्ट गैस अगर ऐड करते हैं तो यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, ध्यान दें यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन जाएगी, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन जाएगी। कैटलिस्ट टेम्परेचर प्रेशर कंसंट्रेशन, कैटलिस्ट देख लिया जाए या कंसंट्रेशन देख लिया जाए। कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन यहाँ पर देखें बेटा, कंसंट्रेशन का अगर इफेक्ट देखा जाए, यहाँ पर concentration is directly proportional to rate. As on increasing concentration, number of effective collision increases. नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन इंक्रीजेज, तो कंसंट्रेशन बढ़ाने पर नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन बढ़ जाते हैं, जिससे ये चीज बढ़ जाता है। ये कोलिजन लिखा गया है, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन। इफेक्टिव कोलिजन increases on increasing concentration of reactant, forward direction, on increasing concentration of product, बैकवर्ड डायरेक्शन। तो ये चीज हो गया, जानते रहो। अगला है कैटलिस्ट इफेक्ट। पहले लिखा जा चुका है, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। बट इट hasten attainment of equilibrium। तो कैटलिस्ट जो है इक्विलिब्रियम की पोजीशन को नहीं बदलता है, क्यों? चूंकि ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन के रेट को सेम एक्सटेंट तक बढ़ाता है, पीछे लिखा गया है, लेकिन पोजीशन जो है इक्विलिब्रियम की बदल जाती है। एक क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग, यहाँ पर समझेंगे। क्वेश्चन है, इन व्हिच कंडीशन more Cl2 can be obtained from given reaction। यहाँ पर ऑप्शन है, एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर
and removal of NO, low temperature and addition of NOCl low temperature एंड हाई प्रेशर। अब यहाँ पर ध्यान दो, पहली चीज तो आप यहाँ पर लिखे हैं सॉल्व कैसे करेंगे। डेल्टा एच पॉजिटिव रखे हैं, तो डेल्टा एच पॉजिटिव रखे हैं, इसका मतलब लो टेम्परेचर वाला ऑप्शन तो गलत हो गया, मतलब ये गलत है और ये गलत है। अब हाई टेम्परेचर वाला ऑप्शन सही होगा। पहले एक चीज आप क्लियर कर लो तो दो ऑप्शन आपका वैसे गलत मतलब कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर देखना है हाई टेम्परेचर होना चाहिए, दोनों में है। अब इसका मतलब दूसरा इफेक्ट देखो, हाई प्रेशर होना चाहिए कि नहीं, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर NO, यहाँ पर 2 मोल NO है और 1 मोल Cl2 है, 3 मोल है, और यहाँ पर 2 मोल है, मतलब डेल्टा N अगर निकालेंगे तो 3 - 2 1 है, तो डेल्टा N ग्रेटर देन 0 है, मतलब प्रोडक्ट साइड में मोल ज़्यादा हैं तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा, और प्रेशर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन जाएगी, इसका मतलब Cl2 कम बनेगा, तो ये नहीं होगा, फिर बी होगा। बी क्यों होगा? बी इसलिए होगा कि टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए है, और रिमूवल ऑफ NO को जब आप रिमूव करते हैं, ये NO जब आप इसको रिमूव करेंगे तो यहाँ पर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कंपैरेटिव रूप से बढ़ जाएगा। ध्यान रखिएगा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कंपैरेटिव रूप से बढ़ जाएगा, इसलिए रिएक्शन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगी। आज की बात यहीं पर, आगे फिर नेक्स्ट टाइम हम लोग कंटिन्यू करेंगे।